any painful condition can never be a cancer unless and until super added infection हो। ये चीज़ क्लियर करते हैं। मैं बहुत पेशेंट्स को कहती हूँ अगर तेरे को पेन है तो भूल जा, तेरे को कैंसर नहीं है। किसी भी बहन को ये डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो मैं मर जाऊंगी, नहीं। आप उसका इलाज कराओगे तो 25-40 साल आप कहीं नहीं जाओगे। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन विद इन लिमिट इज ए नॉर्मल ओवुलेटरी फंक्शन, जिसको कि माँ बाप को सोचना चाहिए नॉर्मल है। लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो हम बच्चे की टॉलरेंस को बढ़ाएंगे, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, उनकी वेट कम करवाते हैं। मैं तो बहुत इस मामले में मशहूर हूँ कि डॉक्टर कमला बहुत डांटती है, बिकॉज दवाई देने की बजाय मैं उनकी फिजियोलॉजिकल लाइफस्टाइल को बदलती हूँ। तो आजकल एक टेक्निक है बच्चे जिसमें कि हम ओवरीज को प्रिजर्व कर लेते हैं। हम अंडा बनाते हैं IVF साइकिल के लिए, अंडा बनाते हैं खूब सारे और उनको अल्ट्रासाउंड गाइडेड मशीन से निकाल के हम अपनी लेबोरेटरी में फ्रीज कर लेते हैं। जितने भी ये हीरो हीरोइन 40-45 साल में बच्चा पैदा करते हैं इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो इस HNT के दर्शकों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका साथी सुखबीर सिंह हुड्डा आज फिर ऐसी शख्सियत के साथ मैं आपको लेकर हाजिर हूँ जिनका देश विदेशों में बहुत बड़ा नाम है। वो हरियाणा की जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वहाँ तक उस पोजीशन के ऊपर भी उन्होंने सर्व किया जो एक डॉक्टर के लिए एक ड्रीम पोजीशन होती है। उसके बाद उन्होंने अपनी सामाजिक सेवाओं में फ्री कैंप्स लगा के और अपना एक हॉस्पिटल नो प्रॉफिट नो लॉस पे हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वो अमीर गरीब किसी की कोई पॉकेट ना देखते हुए बिल्कुल जन भावना पे वो लोगों की सेवा कर रही हैं। उनका जाना पहचाना नाम है, हर किसी के लबों पे चढ़ा हुआ है। हर कोई महिला अगर कोई भी किसी तरह की उनको वो लेनी होती है तो डॉक्टर कमला सिंह के अलावा और किसी के पास नहीं जाती है। आज आखिरी फाइनली हमने समय ले लिया डॉक्टर कमला सिंह जी से और आज एक ये बहुत ही ज्ञानवर्धक महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए बहुत नॉलेजेबल सेशन होने वाला है। डॉक्टर कमला जी, आपका HNT के चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के टाइम में जो बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी होगी है देश के सामने, स्पेशली हम इंडिया की बात करें, यहाँ एक एज में पहले नॉर्मली बच्चियों के जो हार्मोन्स होते थे वो अराउंड 14-15 ईयर्स में होते थे। अभी 8 से 9 साल की बच्चियों के हार्मोन चेंज आने लगे हैं, जिससे वो उनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। तो इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसमें जो भाई साहब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसको हम मेडिकल टर्म्स में प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं कि जो प्यूबर्टी पहले 14-15 साल की उम्र में लड़कियों में आती थी, आजकल हमने ऑब्जर्व किया है 8 से 9 साल की उम्र में शुरू हो गई है। इसका कारण इसके मल्टी फैक्टोरियल कारण है, हम एक कारण पे नहीं कह सकते। सबसे पहले इसका सबसे मोटा कारण वो है कि हमारी जो लिविंग हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, वो बदल गया है। पहले हम जब आप अपने ज़माने के या मेरे ज़माने की बातें करें तो हम बच्चे कभी भी घर में नहीं टिकते थे और हम सारा दिन खेल कूद में व्यस्त रहते थे। पढ़ाई पर कोई टेंशन नहीं होती थी, पास हो जाते थे, फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी, हम सब खुश रहते थे। आज जैसा ही बच्चे पैदा होता है माँ बाप को ये फिक्र रहती है बच्चे को उस कंपटीशन में डालना, उस कंपटीशन में डालना। नर्सरी स्कूल से बच्चे को टेंशन में लगाते हैं, खेल कूद की बजाय बच्चे को टेंशन वाली सिचुएशन में माँ बाप ने डाल दिया कि बच्चों ने हर हालत में हर बच्चे ने फर्स्ट आना है, जिसकी वजह से जो वर्क फोर्स है, मतलब जो बच्चे को एक्सरसाइज करनी चाहिए उस पर ख़त्म हो गया। अगर हम घर के ऊपर बात करते तो घर वाले नहीं उनको खिलाते, माँ बाप नहीं खिलाते। अगर आप स्कूल एजुकेशन में उसी लेवल पे देखो तो स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड ख़त्म हो चुके हैं। हमारे टाइम स्कूलों में जो PT होती थी, PT, आप ये देखो आज के सो कॉल्ड कन्वेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट के जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते हैं उनमें PT का सब्जेक्ट ही खत्म, PT का पता ही नहीं है PT का। तो जो एक एक्सरसाइज होती थी बच्चे को वो खत्म हो गया। सेकेंड इसका कारण क्या है कि पहले जो है हम बहुत सात्विक खाना खाते थे। मैं ये नहीं कह रही कि भी हम वेजिटेरियन थे या हम नॉन वेज, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पॉइंट ये है कि हम एक बहुत हेल्दी खाना खाते थे, ऑर्गेनिक, जो आजकल ऑर्गेनिक फूड के ऊपर चला है। पहले हमारे ज़माने में तो हम खाते ही ऑर्गेनिक फूड थे। जब से ये खाद यूज होनी शुरू हुई
टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। जो खाद बननी शुरू हुई उसने हमारे लाइफस्टाइल को बदल दिया। जो खाद के साइड इफेक्ट्स आए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बंद होगी, अच्छा खाना शुरू होगी। जो बच्चे ओवर ईटिंग शुरू होगी, माँ बाप पीछे पड़े रहते, तुम खा लो खा लो खा लो खा लो। जब छोटे होते तो वो चाहते मोटे हो जाए, जब मोटे हो जाते तो चाहते पतले हो जाए। वो जो सिस्टम है ना, वो हमारा सिस्टम खराब कर रहा है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज इन्वेजन ऑफ द टीवी। जो टीवी घर में घुस गया, उसके बाद मोबाइल घर में घुस गया। अरे बड़ी सरप्राइजिंग टीवी, फिर मोबाइल और आजकल तो नेट। बच्चा जो है, आप इमेजिन करिए कि फील्ड में जाने की बजाय अगर खेलना भी चाहता है तो मोबाइल गेम्स खेल रहा है। नो फिजिकल एक्टिविटी, नो मोबाइल, नो प्रॉपर डाइट। जो भी खाना है फास्ट फूड, घर में बैठे ही। और आजकल तो ये सिस्टम आ गया, ऑनलाइन ही खाना मंगा लो, मतलब तुम्हें खाना बनाने की भी वो नहीं करनी। इसकी वजह से सब कुछ ये हार्मोनल इम्बैलेंस, लड़कियों में नहीं, मैं ये कह रही हूँ लड़कों में भी, ओबिसिटी इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया में कि अगर हम लोगों ने या सरकार ने या आम जनता ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बुरी बीमारी फैल जाएगी। दिस डॉक्टर साहब, जैसे आज हमने अपने सोशल अकाउंट्स पे डाला कि आज हम डॉक्टर कमला सिंह जो फॉर्मर डीजी हेल्थ रही हैं, उनका आज इंटरव्यू का टाइम लिया, तो बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल आए जिसमें से एक मुख्यतः सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा कि आपसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आजकल की लड़कियों को जब साइकिल आता है, जब बच्चियों को जो 5th 6th में स्टार्ट होते हैं उन बच्चों के, तो उनको बड़ा पेन होता है। वो पानी की बोतल वगैरह लेके वो कह रहे हैं कि भी क्या मेथड ऐसे हो सकते हैं कि वो पेन कम, वो स्कूल जाना बंद कर गई है इस पेन के साइकिल के चक्कर में। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज बच्चों को गाइड करें, मोटिवेट करें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पहले मैंने 3 या 4 फैक्टर बताए, उन्हीं बच्चों में आजकल पेन टॉलरेंस खत्म होगी। मेरे पास अगर मेरी 50 की ओपीडी है और उसमें 10 बच्चे मैं एग्जामिन कर रही हूँ, उसमें से 9 बच्चों को पेन टॉलरेंस 0 है। तो मैं उनके माँ बापों को भी समझाती हूँ, पेरेंट्स को, दादा दादी जो साथ आते हैं उनको बताती हूँ कि बच्चे, पेन हर एक का होता था, हमारे ज़माने में भी होता था। एक्सट्रीम कारण, नेचुरल प्रोसेस है, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। तुम्हारी ओबिसिटी होगी, तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, तो नेचुरली तुम्हारे को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होएगी। अगर हम इसको मेडिकल टर्म्स में दे, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन विद इन लिमिट इज ए नॉर्मल ओवुलेटरी फंक्शन, जिसको कि माँ बाप को सोचना चाहिए नॉर्मल है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे आपका इशारा वो मैं समझ गई कि जो आजकल पेन होता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, एक बीमारी है सिस्ट फॉर्मेशन इन दी ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस हम बोलते हैं। एंड वी हैव ऑब्जर्व फॉर द लास्ट 5, 10, 20 ईयर्स में इस एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी अनमैरिड गर्ल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर लड़कियों को बेचारियों को पेन होता है तो उसको डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डायग्नोसिस कराओ, बट बच्चे की टॉलरेंस को भी बढ़ाओ। अगर बीमारी है तो हम उसका इलाज करेंगे, कोई भी इलाज कर सकता है लेडी डॉक्टर। अगर बीमारी नहीं है तो हम बच्चे की टॉलरेंस को बढ़ाएंगे, उसको हम फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, उनकी वेट कम करवाते हैं। मैं तो बहुत इस मामले में मशहूर हूँ कि डॉक्टर कमला बहुत डांटती है, बिकॉज दवाई देने की बजाय मैं उनकी फिजियोलॉजिकल लाइफस्टाइल को बदलती हूँ, फिजियोलॉजिकल लाइफस्टाइल बदलती हूँ, तो मेरे 50% पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस पॉइंट पे पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, अल्ट्रासाउंड हो गया है, हार्मोन टेस्ट हो गया है, तो बच्चे को हमें साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसके बाद मुख्यतः जैसे ये पेन वाला वो आ गया, इसके आगे बढ़ते हुए एक वो है कि आज के टाइम स्पेशली महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा कॉज और एक बहुत बड़ी कंसर्न हो गई है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, या वैसे भी हल्का फुल्का पेन होता है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर के रूप में ले लिया जाता है, उस स्ट्रेन डेवलप कर दी जाती है। तो इसमें बच्चियों को, महिलाओं को किस एज तक कराना चाहिए, क्या है जरा ये जो मैमोग्राफी होती है ये कब करानी चाहिए, कौन सी एज में करानी चाहिए और कितने दिन में करानी, इसके ऊपर कंप्लीट जरा डिटेल में प्रकाश डालिए। इसमें भी देखो, आज मुझे मौका मिला है आम जनता के पास पहुंचने का, तो मैं आपको बात बताऊंगी। इंसिडेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज सेकेंड मोस्ट इन इंडियन वुमेन्स। फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो यूट्रस का कैंसर है, लेकिन क्योंकि यूट्रस का कैंसर लेट एज में होता है और ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में होता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई हम इसको ध्यान रखें। ये कहना, देखो एक चीज़ की हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन, उसको डायग्नोज कराओ, तो उसमें 5-10% ऐसी पॉपुलेशन भी आ जाती है जो हल्की सी पेन पे एक ही चीज़ सोचती है कि नहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि एडवर्टाइजमेंट डजेंट मीन कि हम आपको डरा रहे हैं, हम आपको
इस तथ्य से अवगत करा रहे हैं कि ये एक बीमारी कॉमन है, और अगर आपको ये सिम्टम्स हो तो आप चेकअप जरूर कराओ। और उस चेकअप के उस पे ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत इजीली डायग्नोज हो जाता है अगर एक डॉक्टर अच्छे से। ये पेनफुल प्रोसेस है या नहीं? ये पेनफुल कैंसर मैं आपको बता दूं, अगर एनी पेनफुल कंडीशन कैन नेवर बी ए कैंसर अनलेस एंड अनटिल सुपर एडेड इन्फेक्शन हो। ये चीज़ क्लियर करते हैं। मैं बहुत पेशेंट्स को कहती हूँ अगर तेरे को पेन है तो भूल जाए तेरे को कैंसर नहीं है, बट इस दैट डजेंट मीन कि उसमें से कैंसर नहीं निकलते। उसमें से 1-2% पेशेंट निकल आते हैं। कैंसर से डरने की बजाय और हाई तौबा मचाने की बजाय अपने आप को चेकअप कराओ। और मेमोग्राफी तो अगर डॉक्टर कहे, पहले अल्ट्रासाउंड से पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोज करते हैं, फिर उसको अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करते हैं। अल्ट्रासाउंड से नहीं निकलता या डाउट रहता है, देन वी गो फॉर मेमोग्राफी। अगर हम ये सोचें कि मैंने मेमोग्राफी से डायग्नोज कराना, तो उसकी इंडिकेशन है 40 साल की उम्र, मोटी लेडी और उसको हैवी ब्रेस्ट, ये 3 सिम्टम होंगे तो हम ब्रेस्ट कैंसर के एक उस हाई ग्रुप में आ जाएगी कि हाँ इसको मेमोग्राफी करानी है। बट आजकल मेमोग्राफी से भी पहले बेस्ट है अल्ट्रासाउंड कराना। अल्ट्रासाउंड से भी डायग्नोज हो जाता है। मेमोग्राफी तो जब करानी चाहिए जब हमारे से अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज नहीं होता, या जब डायग्नोज हो जाते हैं तो उसकी स्टेजिंग करानी है। तो डोंट रश फॉर मेमोग्राफी डायरेक्टली, पहले अपने डॉक्टर को दिखाओ, फिर वो कहते हैं तो अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर वो अल्ट्रासाउंड से निकालते हैं, मेरी ओपीडी में मैं इतना कॉमन है कि मैं साल में 5-7 ब्रेस्ट कार्सिनोमा डायग्नोज कर लेते हैं। क्या ये क्योरेबल है डॉक्टर साहब? ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है? 100% क्योरेबल है। एट दी अर्लीस्ट डायग्नोसिस होनी चाहिए, और 100% क्योरेबल है। 25 साल से लेके 40 साल तक वुमेन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इससे डरने की बात नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट कराओ और पूरी ट्रीटमेंट कराओ, और उस सेंटर पे ट्रीटमेंट कराओ जहाँ तीनों हो, सर्जरी की भी हो, रेडियोथेरेपी भी हो और कीमोथेरेपी भी हो। और 100% है, किसी भी बहन को ये डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, आप उसका इलाज कराओगे तो 25-40 साल आप कहीं नहीं जाते। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और जैसे आज हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर डाला कि एक गर्ल्स ने स्पेशली डाला है कि उन्होंने ऑब्जर्व कराया कि उनके 20 की एज तक भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है और ये किससे कोरिलेट हो सकती है? बाल झड़ना एक बड़ी समस्या हो गई। फिजा करके लड़की है जिसने कश्मीर से डाला हुआ है कि इसके ऊपर सर जरूर पूछ रहे हैं कि ये बालों का कैसे, हाउ टू स्टॉप इट, ये जो बाल गिरते ज़्यादा। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, जिस भी बच्ची ने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ, उसने बहुत अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करी है। जो हम बता रहे हैं कि भाई अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल झड़ना इज क्वाइट कॉमन। सेकंड कारण बाल झड़ने का होता है कि भैया तुम्हारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आज के दिन हम धूप में काम नहीं करते, एसी कार में चलते हैं, एसी हमारे घर में है, एसी हमारे ऑफिस में है, तो हम धूप लेते ही नहीं है। इंडिया में जो रिकेट्स की बीमारी थी वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से थी, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपका हेयर ग्रोथ को रोकती है, स्किन को काला बनाती है और स्किन की प्रॉब्लम्स को करती है। तो आपको विटामिन डी अपना जरूर चेक कराना चाहिए। विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से भी हेयर लॉस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस इज वन ऑफ द अनदर फैक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा एक जनरलाइज सा वो है कि भाई नॉर्मली कहते हैं कि बच्चियों के अंदर जो नॉर्मल साइकिल है, जो मंथली साइकिल है, वो एक ऑलमोस्ट एक डेट उनको अंदाजा रहता है कि इस डेट में आना है। अगर उसमें 2-4 दिन 5 दिन आगे पीछे अगर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि कितने दिन का चेंज आना चाहिए, कितने दिन एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए? उसके लिए देखो, मैं खुल्लम खुल्ला आपको बताती हूँ कि हमारी बुक्स की में ये कहते हैं 9 दिन पहले 9 दिन बाद में। अगर एक लड़की को 9 पैड रोज यूज करने पड़ते हैं फॉर 9 डेज, ये नॉर्मल साइकिल मानी जाती है, और हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। फिगर ऑफ 9 को अगर आप लेके चलते हो, 9 दिन पहले हो जाए या 9 दिन बाद में हो जाए, ये नॉर्मल पीरियड है। अगर इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि आपको 9-10 पैड्स यूज करने पड़ते हैं, वो भी नॉर्मल चीज़ है। हीमोग्लोबिन 9 से नीचे हुआ, दैट मीन्स आपको मेनोरेजिया हो रहा है। अगर इन आपको 4-5 पॉइंट्स को लेके चलते हो तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये मेरा नॉर्मल साइकिल है, और ये मेरी, हर कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी एक डेट पे फिक्स आती है। हर लड़की का साइकिल उसके जितने एग्स प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से चलेगी, उसकी जो जीन्स हैं उनके हिसाब से चलेगी। बट बुक्स के हिसाब से 9 डेज का रूल याद रखिए। 9 दिन पहले, 9 दिन बाद में, 9 दिन की ब्लीडिंग, और अगर 9 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, 9-10 पैड यूज करने पड़ते हैं, तो दैट मीन्स यू आर ए नॉर्मल वूमेन।
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत नॉलेजेबल आपने आज समय देके बहुत सारे दर्शकों की आज उलझन दूर की है। डॉक्टर साहब, अगला एक सवाल है कि आजकल के लड़के और लड़कियां अपनी लाइफ सेट करने के लिए एक तो वो लेट शादी करते हैं, फिर उनके ऊपर लोन के प्रेशर से गाड़ियां लेते हैं, घर लेते हैं, फिर वो फैमिली बढ़ाने के चक्कर में वो दे टेक्स टाइम, वो 34 35 हो जाते हैं, फिर वो उनको नेचुरल प्रोसेस से वो नहीं होता, उनको बहुत सारे दूसरे संसाधन यूज करने पड़ते हैं, अंडर डॉक्टर्स की उसमें जाना पड़ता है। तो ये इस बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इसके बारे में क्या एडवाइस करेंगे? फैमिली प्लानिंग कितनी एज में स्टार्ट कर दें? ये मैं आपको ये भी भाई साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिस भी गर्ल ने ये क्वेश्चन पूछा है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है, हमारे टाइम शादी के बाद फर्स्ट टारगेट होता था कि फैमिली पूरी करो। आज के दिन बच्चे का ये टारगेट होता है कि हम शादी जब करेंगे जब सेटल हो जाए। अगर वो सेटल हो जाते हैं और शादी करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम बच्चे को हर खुशियां दे सकें। उस चक्कर में दे डिले दी प्रेगनेंसी। मैं ये कहती हूँ ठीक है, एवरी गर्ल एवरी बॉय शुड बी कैरियर कॉन्शियस, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करते हो। अगर आपने बच्चा पैदा नहीं करना है तो कोई बात नहीं, उसके हम दूसरा तरीका बताएंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, एशियन कंट्रीज और यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में हम कंपेयर करें तो एशियन कंट्री में रिप्रोडक्टिव एज, जब बच्चा पैदा करने की उम्र है, वो थोड़ी जल्दी है, 15 साल में शुरू हो जाती है और 30 साल पे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। यूरोपियन कंट्री में हम जाएं, वहाँ पे बच्चा पैदा करने की उम्र 18 साल से शुरू होती है और वो 40 इयर्स तक चलती रहती है। और अमेरिकन सोसाइटी की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ बहुत लेट तक सिस्टम है। दिस इज जेनेटिक। सो हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि बच्चे 30 साल की उम्र में अगर आप सब कुछ ठीक है, यू मस्ट हैव 1 बेबी एटलीस्ट। अगर आपकी वो भी हालात नहीं हैं, फिर रास्ते हैं कि भैया 28 से 30 साल तक आप प्लान करो कि क्या आपने बच्चा करना है अभी कि नहीं करना। अगर आप सोचते हो कि आपने 4-5 साल और निकालने हैं तो आजकल एक टेक्निक है बच्चे जिसमें कि हम ओवरीज को प्रिजर्व कर लेते हैं। हम अंडा बनाते हैं IVF साइकिल के लिए, अंडा बनाते हैं खूब सारे और उनको अल्ट्रासाउंड गाइडेड मशीन से निकाल के हम अपनी लेबोरेटरी में फ्रीज कर लेते हैं। जितने भी ये हीरो हीरोइन 40-45 साल में बच्चा पैदा करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव प्रिजर्वेशन प्रोसीजर। पर डॉक्टर साहब, तो बड़े लोगों के लिए हुआ ये, क्योंकि कॉमन लोगों के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल कॉमन लोगों के लिए ये होता है कि जब तक आपने बच्चा नहीं चाहे तो आप आजकल एक ड्रग्स आए हुए हैं जिससे कि हम ये प्रिजर्वेशन कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी का। देन यू मस्ट टेक दोज ड्रग्स बाय कंसल्टिंग ए गायनेकोलॉजिस्ट कि जी मैंने 30 साल के बाद बच्चा करना है, मैं क्या दवाई खाऊं कि मेरा प्रिजर्वेशन बचा है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी कंसर्न है कि बहुत सारे गर्ल्स अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बिफोर मैरिज वो जो इस तरह के रिलेशनशिप में आ जाती हैं तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेती हैं, वो केमिस्ट से पूछ कर ले लेती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो ओवर द काउंटर भाई साहब मेडिसिन मिल रही है ना, ये इंडिया में ही अवेलेबल है। अदरवाइज ओवर द काउंटर कोई प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ऐसी नहीं है कि हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकें। ओवर द काउंटर के नंबर ऑफ लिस्ट होती है कि ये मेडिसिन आप फ्रीली कहीं भी ले सकते हो। बट इंडिया में क्या है, MTP किट जो कि ओवर द काउंटर शुड नॉट बी अवेलेबल, लेकिन केमिस्ट बेच रहे हैं विदाउट एनी झिझक के बेच रहे हैं और ज़्यादा हैवी रेट में बेच रहे हैं। तो मेरा फिर अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है, ओवर द काउंटर कुछ ना लो, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन ना लो। और ये जो एक हमारे इंडियन कल्चर में है, अरे यार केमिस्ट की दुकान पे गए उसने ये दवाई दे दी मैडम मैंने खा ली, ये बहुत गलत कंसेप्ट है। देखो, अगर केमिस्ट डॉक्टर वाली दवाई दे सकता है तो वो डॉक्टर बनता, वो दवाई क्यों बांटता? आप समझो, ही इज एंटाइटल्ड टू गिव यू द मेडिसिन। वो हमारी पर्चियां देख के, एनी डॉक्टर्स की पर्चियां देख के वो कहता है अच्छा यार ये तो बुखार की गोली है, ये इसकी गोली, वो बांट देता है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, ओवर द काउंटर आप कोई भी मेडिकेशन जो आपको डरा धमका के दी जाती है कि ले लो जी वैसे मिलेगी नहीं, वो कभी भी नहीं खानी चाहिए। हर कोई मेडिकेशन आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेनी चाहिए। बुखार की गोली ले ली, पेन एब्डोमेन हुआ तो भी ले ली, लेकिन गायनी अनचाही प्रेगनेंसी को ये रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकती हैं? नहीं, अनवांटेड प्रेगनेंसी, इफ अनवांटेड प्रेगनेंसी दे आर सो क्लियर मेथड। देखो, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और ओपन माइंडेड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं, मुझे पता है वो इज सेक्सुअली एक्टिव, वो इज नॉट सेक्सुअली एक्टिव। इसी तरह हर डॉक्टर को पता होता है। तो हम बच्चे को कहते हैं दिस इज योर एंड माइन कॉन्फिडेंशियल। आपको मैं कॉन्फिडेंशियली नॉट टू बी टेल, बिकॉज ये तो डॉक्टर यू हैव टू कीप कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस में अगर आप डॉक्टर को ले लोगे, आपका डॉक्टर आपको चीट नहीं करेगा एंड ही विल गिव यू ए वेरी गुड एडवाइस सो दैट यू आर प्रिवेंटेड from the complications in the later life.
डॉक्टर साहब, उसी सवाल की सीरीज में से एक सवाल था कि नॉर्मल जो लाइफ है एक लेडीज की, कितने साल की उम्र में उसको मेनोपॉज एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसके अंदर प्लस माइनस क्या हो सकता है? देखो, आज से 20-25 साल पहले हम कहते थे इंडिया में मेनोपॉज हो जाता है आफ्टर 45 ईयर्स। बाय बुक्स अगर हम चलते हैं तो वो कहते हैं 35 ईयर्स के बाद अगर पीरियड नहीं आते तो हम उसको मेनोपॉज मानते हैं, बट उसको हम प्री मेच्योर कहते हैं कि भी 10 साल पहले आ गया तो वी हैव प्री मेच्योर मेनोपॉज। लेकिन अब 10 साल से 20 साल से हमने ऑब्जर्व किया है कि सब हमारे एज ग्रुप की औरतों ने एक एक दो बच्चे पैदा किए, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है। सो मेनोपॉज की एज बढ़ गई है, जो 45 थी अब 55 ईयर्स तक वी डोंट गेट मेनोपॉज। ओके, सो बाय डेफिनेशन अभी हमारी तो घबराने की जरूरत नहीं है कि जो 50 की एज में आके घबराने लग जाते हैं। 55 तक अगर पीरियड आते हैं यू शुड फील हैप्पी, यू आर स्ट्रांग इनफ, कोई वो नहीं है, बस अपना 50 साल के बाद एक बार चेकअप करा लो, दैट इज फाइन। तो इसके कोई नुकसान तो नहीं है लॉन्ग मेनोपॉज को चलना कि 55 तक है उसको कोई फीमेल को? नहीं, मैं बता रही हूँ ना सर, इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई नुकसान की वजह से ये बढ़े, लाइफस्टाइल बदल गया। पहले 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते थे, यूट्रस को टाइम ही नहीं मिलता था कि भी मैं रिलीव करूं। आजकल 2 बच्चों के बाद यूट्रस फ्री हो जाता है तो यूट्रस कंटिन्यू ब्लीडिंग। सो ये एक नॉर्मल हमने ऑब्जर्व किया है। थोड़े सालों में इसकी डेफिनेशन भी बदल जाएगी, क्योंकि 30-40 साल बाद पढ़ने के बाद ही जो है ना सोसाइटीज डेफिनेशन बदलती हैं। बट 50-55 ईयर्स तक आजकल मेनोपॉज नहीं हो रहा, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड इट कि बीमारियां बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। इसको घबराने वाला कोई इशू नहीं है इसमें। इसको मोटी बात है कि महिलाओं को घबराना नहीं चाहिए 55 की एज तक अगर मेनोपॉज होता तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा कड़वे सवाल की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर साहब अगर आप देखा जाए किसी भी परिवार के अंदर आज के टाइम जो भी डिलीवरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट 95% प्लस सारी सिजेरियन होती हैं। इसके लिए हम किसको ब्लेम करें? देखो सर, इसमें ब्लेम दोनों होगा, सोसाइटी ब्लेम होगी, पेशेंट ब्लेम होगा और डॉक्टर भी ब्लेम होगा। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर ब्लेम नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं, पहले हम कहते थे कि अगर आप 100 डिलीवरी कर रहे हो तो 10 पेशेंट शुड गो फॉर सिजेरियन। आज के दिन ये 30 to 40% हो रहा है, 30 to 40%। 50% प्लस आ रहा है सोशल मीडिया के हिसाब से। कह सकते हो सोशल मीडिया के हिसाब से 50%, बट अगर टोटल इंसिडेंस निकालो तो ये 30-40% हो रहा है। उसमें भी रीजन मैं बता दूं तीनों का क्यों रीजन होता है। आपको मैंने पहले बताया, फैमिली ने बच्चे इतने प्यार से पाल रखे हैं कि पेन इंडेक्स खत्म हो गया। लड़कियां जो है वो ये चाहती ही नहीं कि हम पेन टॉलरेट करें। लड़कियां जो है ना हमें अंदर कहेंगी मैडम हमने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, आप सिजेरियन की इंडिकेशन बना दो। अगर वो डॉक्टर उसकी तरफ झुकता है दैट मीन्स डॉक्टर इज आल्सो एट फॉल्ट, बट व्हाट टू डू? नो ऑप्शन इज देयर। सेकंड पॉइंट इज क्या है कि आजकल लेट प्रेगनेंसीज होने लगी। जब लेट प्रेगनेंसी होने लगी तो बोन यूनिफिकेशन होने लगी। जिस रास्ते से बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी में निकलना चाहिए उस रास्ते से बोन यूनिफाइड हो जाती है आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज। अब ये नहीं है ऐश्वर्या राय ने नॉर्मल डिलीवरी कराई है एंड एट द एज ऑफ 37 कराई है, हम ये नहीं कहते कि वो करानी चाहिए। बट अगर आप सोसाइटी की तरफ चलो, डॉक्टर भी डर के काम करता है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो भी प्रॉब्लम है, बच्चे को नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू, डॉक्टर की तरफ तो दोनों तरफ ही वो है, यू हैव टू सी। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ भैया मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी, तुम मुझे सपोर्ट करो। पूरे 9 महीने कहेंगे मैडम आपको सपोर्ट करेंगे, और जब 1 घंटा डिलीवरी का रहता है तो फिर मेरे साथ लड़ते हैं सिजेरियन करा लो। तो ये तो मेरी सिचुएशन है, आई एम दैट मच ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड कि मैं उनको डांट सकती हूँ, उनको कर सकती हूँ। बट एक यंग डॉक्टर को अगर आप देखो तो शी हैज़ टू बियर डाउन द प्रेशर ऑफ द फैमिली ऑल्सो। सो तीनों की सोसाइटी, पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स आर एट फॉल्ट टू गेट दिस इंक्रीज इन द सिजेरियन रेट। सेकेंड थिंग क्या है कि अब 1-2 बच्चा पैदा करते हैं, कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता। उनको बोलो ये रिस्क है, कोई नहीं, जो आप सिजेरियन से बेबी निकाल लो, डॉक्टर भी फ्री है, उसमें तो भाई साहब सिर्फ डॉक्टर भी गलत नहीं है, पेशेंट भी 100% रहते हैं, मिक्सचर हो गया 30 to 40%, इसलिए सिजेरियन रेट। तो ये डॉक्टरों पे जो आरोप लगता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया डॉक्टर्स ने सिजेरियन का, हाँ। वो उस आरोप को किस एंगल से देखते हैं आप? उस आरोप को मैं तो देखो डॉक्टरों को एक ही बात कहती हूँ कि आप सिजेरियन और डिलीवरी का एक रेट रख लो। मैंने रखा हुआ अपनी क्लिनिक में भी। सिजेरियन में क्या एक्स्ट्रा खर्च होता है कि एनेस्थेटिस्ट फीस एक्स्ट्रा होती है, एनेस्थेटिस्ट, और 1000-2000 रुपये की दवाइयाँ एक्स्ट्रा होती हैं, स्टे भी उतना ही, कुछ भी नहीं है वो। हाँ, उसमें फिर तुम यू कैन से भैया तुझे नॉर्मल करा चाहिए तो डिलीवरी का, मेरी तो इतनी फीस है। एक तो ये फैक्टर है जो कि
सरकारी अस्पतालों में नहीं चल सकता। दूसरा फैक्टर क्या है, डॉक्टरों को ये होना चाहिए कि दे शुड बी वेरी गुड इन राइटिंग द फाइंडिंग्स। अगर वो फाइंडिंग अच्छी लिखते हैं देन दे कैन हैव ए आर्ग्यूमेंट विद द पेशेंट कि वी विल डू सिजेरियन और वी विल नॉट डू दिस सिजेरियन। प्रॉब्लम इज हमारे डॉक्टरों को ना तो अपनी फाइंडिंग्स लिखनी आ रही, ना अपना व्यू पॉइंट पेशेंट्स को। जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, आधे डॉक्टर सुन के हंसेंगे, बट दैट इज ए फैक्ट। यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि भैया मैंने सिजेरियन करना है तो करना है, इसका रीजन ये है, तुम कहीं चले जाओ सिजेरियन होगा, और मैंने नॉर्मल करनी है तो करनी है। डॉक्टर इज आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। देखो भाई साहब, मैं ये कह रही हूँ 10% हर प्रोफेशन में लोग प्लस माइनस होते हैं। हाँ, प्लस माइनस होते हैं। 90% डॉक्टर्स कभी भी आपका गलत नहीं करेंगे, और वो जो 10% भी है वो लालची हो सकते हैं। हमारे माइंड में पैसा आ सकता है, बट पेशेंट के लिए कभी भी गलत चीज नहीं सोचते। ठीक, दैट इज द ओनली पर्सपेक्टिव आई कैन। अच्छा, और डॉक्टर साहब अगला सवाल ये कि थोड़ा सा समय डॉक्टर साहब का जरूर एक्स्ट्रा ले लिया, जो स्लॉट था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। डॉक्टर साहब, अगर पहला बच्चा सिजेरियन होता है कि क्या ये मान के चले कि दूसरा बच्चा भी सिजेरियन नहीं होगा? जी बिल्कुल नहीं। 10% केसेज में फर्स्ट सिजेरियन नेक्स्ट सिजेरियन, 90% केसेज में वी कैन डिलीवर नॉर्मली पहले सिजेरियन में। लेकिन अगर 2 सिजेरियन हो जाते हैं तो अभी इंडिया में हम इलेक्टिव सिजेरियन कर रहे हैं तीसरा, लेकिन इंडिया में से बाहर यूएस में वो तो उसमें भी ट्रायल देते हैं। बट डोंट टेक रिस्क कि मैं घर में डिलीवरी करा लूँ। फर्स्ट सिजेरियन, नेक्स्ट कैन बी ए नॉर्मल डिलीवरी अंडर स्ट्रॉन्ग सुपरविजन बाय द डॉक्टर। अरे वाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच ये पॉइंट क्लियर करने के लिए। डॉक्टर साहब अगला सवाल है, अगर आप देखेंगे कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाएं, किसी भी दीवार के ऊपर देखें, शर्तिया लड़का होने की दवा, शर्तिया लड़की होने की दवा, हमारे हिंदुस्तान के लोग फिर भी उस जाल में फंस जाते हैं, जानते हुए भी इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, साइंस इसके बिल्कुल खिलाफ है। डॉक्टर साहब इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, ये इशू एक ऐसा है, अगर आप सोसाइटी की तरफ से जाओ, मतलब आई शुड नॉट स्पीक इट टू दी सोसाइटी, बट मैं ये बता दूं, सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा नहीं जो अंदर से ये नहीं चाहता हो कि मेरे लड़का हो। लेकिन वही आदमी अगर यंग एज में कह रहा है मेरे लड़का होना चाहिए, ओल्ड एज में कहेगा मैडम छोरी ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू छोरा। बट उसको समझ जब आती है जब व्हेन ही हैज हिमसेल्फ ग्रोन ओल्ड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, छोरा छोरी की प्रेफरेंस या तुम्हारे मन की इच्छाएं, हर इच्छाएं तो पूरी नहीं होती। एवरीबॉडी कैन नॉट बी अंबानी, एवरीबॉडी कैन नॉट बी पीएम। हमें अपनी उसमें देखना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैडम लड़का हो जाएगा, मैंने कहा लड़का हो जाएगा अगर तेरी किस्मत में हुआ। वो तो भैया देखो, बच्चा प्रेगनेंसी तो ऊपर से डिसाइडेड होती है, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है वो पता होता है कि ये मेल होता है कि फीमेल है। भगवान ने या मेल बनाया या फीमेल बनाया। उसको तुम ये कहो कि डॉक्टर कमला ने कर दिया या उसने कर दिया, दीज आर यूजलेस। जो बाबाज कहते हैं दीज आर द यूजलेस थिंग। जैसे ही स्पर्म्स और ओवा मिलते हैं, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट दैट टाइम। हो सकता है कभी कोई कहता हो तो वो हो सकता है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा हो, बट अगर हम साइंटिफिकली सोचें, दीज आर द यूजलेस थिंग्स। वी कैन नॉट, neither we can decide nor we can help in changing the sex of the baby। मतलब हमारे डॉक्टर कमला सिंह जी का बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये कहना है, साइंटिफिक वे में इन नीम हकीमों से बचें, और ना कोई शर्तिया इलाज है, ना कोई इस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के पास है। तो डॉक्टर साहब इसके बाद अगला इसके बाद चलते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और 2 मिनट के और 2 बड़े इंपॉर्टेंट रह गए। डॉक्टर साहब अगला सवाल ये है कि ये IVF क्या होता है, क्योंकि IVF की भी ऐड बहुत आने लगी है, बहुत सारे वो होने लगे, और आप इसके अंदर आप तो खुद की बहुत माहिर हैं, इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालिए। IVF क्या होता है? देखो, जो IVF टर्म है ना, वो उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी हिंदी में, मतलब या कॉमन लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो IVF है ये स्कीम अब ये क्यों आ रही है? बिकॉज पहले हमारे ज़माने में इनफर्टिलिटी रेट 10% था। 100 कपलों की शादी हुई, उसमें से 90 कपल अपने आप कंसीव कर जाते, 10 कपल्स को हेल्प लेनी पड़ती थी डॉक्टर्स की। आज के दिन अगर 100 मैरिज होती हैं, 50 कपल्स को डॉक्टर्स की हेल्प लेने के लिए आता है। कारण मैंने आपको बता दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ IVF क्या है कि मेल फर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, मेल के स्पर्म्स बहुत ड्रास्टिकली इंडिया में रिड्यूस हो रहे हैं। और प्रॉब्लम उसके देर में मस्ट बी वो हम किसी दिन और दिन डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी सबसे बड़ा मैं आपको फैक्टर बता दूं, IVF बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन लेट डिसीजन बाय द इंडियन फैमिलीज एंड लेट डिसीजन बाय द हेड ऑफ द फैमिली टू गो हेड फॉर दैट। अल्टीमेटली IVF
is a bonus for those male infertile couple जहाँ मेल फैक्टर है। फीमेल फैक्टर होगा तो फर्टिलिटी रेट कम होगा, मेल फैक्टर हो गया तो आईवीएफ में 100% आपको सक्सेस रेट मिलता है। आईवीएफ ऐसी वाली चीज़ है, बट फिर वही गलत यूज होता है आईवीएफ का। एवरीबॉडी वांट्स कि भैया मैं आईवीएफ करा लूँ, क्योंकि लोगों ने मिसकंसेप्शन बना रखी है आईवीएफ में तुम अपनी चॉइस का बच्चा ले सकते हो, तुम ये, ऐसा कुछ नहीं है। आईवीएफ एक सिस्टम है बच्चा पैदा करने का, जो काम ट्यूब्स एंड ओवरी नहीं कर पाई वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। उसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे आई वांट ए बॉय और बेबी गर्ल और नहीं, अगर आप टेक्निक वाइज जाओ हाँ, तो इट कैन बी डन, बट इट इज अनलॉफुल इन इंडिया। It cannot be done ethically wrong, ethically भी and lawful भी। It is unlawful in India। अब लोग जाते हैं, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, जब लोग जाते हैं, मैं जी थाईलैंड चला जाऊँ, मैं जी सिंगापुर चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, और फेल होके आते हैं, मतलब इतने पैसे खर्च करके आते हैं, बिकॉज सक्सेस रेट भी तो इसका 20 से 40% है ना। अच्छा, सक्सेस रेट इज वेरी लो, 20 to 40 60%। कुछ सेंटर्स हैं जो कहते हैं बहुत अच्छे सेंटर हैं, बट मैं फिर कह रही हूँ आईवीएफ को आप ऐसे गिनो कि जिसके बच्चा नहीं है, उसको एक ये ऐसी टेक्निक है कि भगवान उसको बच्चा देने का एक तरीका टेक्निक बन गई। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी, मेरे पास पेशेंट आते हैं जी, एक बेटी है, बच्चा नहीं हो रहा, दूसरा कर लो आईवीएफ होगा। अरे भैया बेटी होगी, आईवीएफ उसके है जिसके एक भी बच्चा नहीं है, तुम भगवान, तुम डॉक्टर का घर बनाओ, इससे बेटर है उस पैसे को तुम अपने बच्चे पे लगाओ। तो आईवीएफ इज ए वेरी गुड टेक्निक, वेरी गुड मेथड ऑफ। क्या सेफ है? सेफ मेथड, हेल्थ वाइज सेफ है दोनों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर वही मिसकंसेप्शन जो क्या लोगों की पॉकेट में तक रीच है? अभी कॉस्टली है जी, लेकिन अब एक आरटीआई एक्ट आ गया है, नया बना दिया इन्होंने, ये जो एआरटी एक्ट, उसमें देखो क्या इफेक्ट बनता है। डॉक्टर साहब चलते चलते एक बिल्कुल हर घर की प्रॉब्लम है ये कि आजकल के बच्चे, जैसे ही युवाओं को, जो बच्चे बेबी बॉय या बेबी गर्ल होता है, तो उसको 10-5 दिन के अंदर ही भाई फूड के ऊपर लाया जाता है। मतलब क्योंकि दोनों वर्किंग वाले होते हैं, मेड होती है, तो उसको जो मदर फीड की बजाय उसको दूसरे फीड पर डिपेंडेंसी रहनी पड़ती है। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं प्लीज। ये जो डिपेंडेंसी ऑन द टॉप फीड है, ये अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसका ध्यान लेने, ब्रेस्ट मिल्क बैंक शुरू हो गए हैं। मैं ये कहती हूँ कि देखो, सरकार ने 6 महीने की मैटरनिटी लीव दे रखी है, प्राइवेट वालों पे भी वो करते हैं कि भी 6 महीने की दो, प्राइवेट वाले 6 नहीं देते तो 3 तो देते हैं। अब 3 महीने 4 महीने तो टोटल ब्रेस्ट फीड कराओ। बट यहाँ भी रोल भाई साहब उसी का आता है, जो वुमेन है ना, जो लड़की है, उसकी अपनी टेंडेंसी नहीं है ब्रेस्ट फीड कराने। दिस इज आई एम टेलिंग यू दी ऑब्जर्वेशन। जिस पेशेंट की टेंडेंसी होगी कि मैंने ब्रेस्ट फीड करानी, वो ब्रेस्ट फीड कराएगी, नहीं तो दूध नहीं आ रहा जी, बच्चा भूखा रह रहा है जी, में भी टाइप ऑफ रीजंस उसको अपने आप को कन्विंस करने के। मैं आपको 2 बातें ब्रेस्ट फीडिंग के 2 फायदे बता दूं। मोटापे को कम करता है और बच्चे को 20 तरह की बीमारियों से बचाता है। जो ब्रेस्ट फीड पे बच्चा होगा, मोटा नहीं होगा और एलर्जिक अस्थमेटिक नहीं होगा। अगर आप इनको, सिर्फ आप इनको 4 महीने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे दो, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ड्यूटी पे भी जाना पड़ा, ब्रेस्ट मिल्क निकालो, फ्रिज में रख जाओ, उसको पूरा दिन पिलाओ बच्चे को। ये पॉसिबल है? अब बोतल बॉयल करो, उसको अच्छे से साफ करके ब्रेस्ट मिल्क निकाल के फ्रिज में प्रिजर्व कर दो, उसको फिर गर्म करके बच्चे को पिलाओ। दिस इज बीइंग डन। जब बैंक आ जाएंगे तब तो अलग बात। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें आज हमारे दर्शकों को बताई, और जाते जाते डॉक्टर साहब एक फाइनल आपसे वो लिया जाता है कि डॉक्टर साहब, जैसे हर कोई अपने आईवीएफ के लिए प्लान करके आता है, वो तो क्या बजट माइंड में लेके चले? कहीं भी, मैं आई एम नॉट सेइंग कि उसका कोई थंब रूल बताया जाए, बट फिर भी अगर, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, आप डीजी हेल्थ रहे, आज आप एक जन सेवा भी कर रहे हैं, अपने सोशल कॉज की तरह वो कर रहे हैं, आप ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या मतलब रफ आइडिया कुछ दे दें तो सो दैट लोगों के, क्योंकि बहुत दूर तक जाना है ये आपका इंटरव्यू, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा प्लीज। जब मैं डीजी थी तो किसी आईवीएफ सोसाइटी ने मुझे वहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया गया। चीफ गेस्ट बनाया, मैं उनकी बातें देख रही, 5 स्टार होटल में उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा सब कुछ। एंड जब मैं स्टेज पे गई तो मैंने उनको एक ही बात कही कि भैया आईवीएफ जो है ना, सिर्फ अमीरों का इलाज रह गया, बच्चे तो आजकल गरीबों के भी नहीं हो रहे। अगर आप लोग पैसे कम कर दो तो गरीबों का इलाज हो सकता है। तो दे फील
ऑफेंडेड। बट मेरा कहना ये था कि जब मैं सर्विस में थी तो आई हैव टू लुक फॉर दी पुअर पीपल ऑल्सो। अब इंडिया गवर्नमेंट, हमारी हेल्थ गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है कि IVF सेंटर हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शुरू हो जाए। डॉक्टर वीना सिंह जो हमारी आज की प्रेजेंट DGHS है, वो ट्राई कर रही है कि IVF सेंटर खुल जाए। बट मैं ये बता रही हूँ कि गरीब पेशेंट को मिनिमम 1 लाख आज के दिन खर्च हो रहा है IVF। अच्छा। और हम रूल लेके चले लाख रुपए का कम से कम पड़ेगा, और हाई का तो एंड ही नहीं है, जो जिस चीज़ की फैसिलिटी चाहता है उसका वो करो। बट हरियाणा गवर्नमेंट, डॉक्टर वीना सिंह, present DGHS is trying to establish IVF center in district hospital. This I am giving you the Haryana information। डॉक्टर साहब, जाते जाते जैसे आपने बताया कि IVF का ये बजट और ये कॉस्ट हो सकती है, क्या ये मैं मान के चलूँ कि इसमें हस्बैंड और वाइफ का कोई रोल नहीं होता, उनके सिर्फ वो जो शुक्राणु और वो लेके सारी चीजें, हस्बैंड के शुक्राणु लिए जाएंगे, हाँ। लेडी के एग लिए जाएंगे, हाँ। बच्चा बनाया जाएगा, वाइफ के यूट्रस में रख दिया जाएगा, उसका मैं बता रही हूँ। मतलब डिलीवरी लेडीज नहीं कर रही है? हाँ, डिलीवरी लेडीज ही नहीं कर रही। अच्छा, वो टेस्ट ट्यूब आई थॉट कि भी वो टेस्ट ट्यूब 5 दिन का बच्चा लेबोरेटरी में रख के वापस यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है और वो बच्चा बढ़ता रहता है। उसकी बार रेगुलर मॉनिटरिंग, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होगी, उसकी प्रॉब्लम थी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रेगनेंसी लेबोरेटरी की हेल्प से होगी। अब वो नेचुरल हमारी नॉर्मल रेगुलर पेशेंट है डिलीवर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरी क्यूरियोसिटी है कि बहुत सारी फैमिलीज को जब वो IVF करवाते हैं या ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ, देखो पहले क्या था, जब IVF नया शुरू हुआ था तब ये 3 एम्ब्रियो रख दिए, 4 एम्ब्रियो मीन्स बच्चा बनाया हुआ 5 दिन का या 3 दिन का बच्चा जो हमने लेबोरेटरी में बनाया है, तो उसमें से 5 में से 3 चिपक गए, किसी के 2 चिपक गए, किसी का 1 चिपका, किसी का फेल हो गया। लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रही है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करो। इंडिया में अभी 2 या 3 अलाउड है, 3 एम्ब्रियो। आउट ऑफ इंडिया, बाहर अमेरिका, यूरोपियन सोसाइटी में वो कहते हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करो टू रिड्यूस ट्विंस। लेकिन देखो इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के बारे में सोचा जाए तो ये बहुत रिच सोसाइटी नहीं है। अगर एक खर्चे में किसी को 2 बच्चे मिलते हैं तो आई तो फील है एक खर्चे में 2 बच्चे मिलते हैं। पर डॉक्टर साहब उसके लिए संभालना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, वो फिर दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है, मतलब मैं उसमें थोड़ा सा यूरोपियन और दूसरे अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से बोल रही हूँ कि वो तो एक कर सकते हैं, बट मैं तो कहती हूँ गरीब बंदा अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है, उसको 1 बच्चा मिले, उसको अगले बच्चे के लिए फिर उसको करे, अगर उसको 2 मिल जाते हैं तो दैट इज माई पर्सनल। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बहुत सारी महिलाएं ना ओवर द काउंटर क्या कहते हैं विटामिन लेके अपना वो कर रही होती हैं, तो इसके ऊपर जरा गाइड करें किस तरह के विटामिन लेने चाहिए प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। इसमें देखो फिर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, पेशेंट सुन के वो लेते हैं। मैं तुम्हें एक ही सब अपनी बहनों को ये बताना चाहूँगी, ओवर द काउंटर आपने विकासुल ले लिया, आपने विटामिन सी ले लिया, ये ले लिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारी इंडियन डाइट इतनी रिच है, अगर हम डाइट को ही समझे तो हमें इस चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस चीज़ की कमी है पहले वो डायग्नोज होगी, फिर वो दिया जाएगा। आजकल आप किसी भी घर में चला, विकासुल तो मैं लेती हूँ जी, विटामिन सी तो मैं लेती हूँ जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप खाओ, यूरिन में से स्टूल में से निकल जाएगी, जिस चीज़ की कमी होगी वही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, उसके अलावा सब कुछ विल बी टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी। सो मेरी रिक्वेस्ट है जिस चीज़ की कमी हो वो खाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करके खाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमला जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने साल रह के प्रदेश की एज DG हेल्थ सेवा की, अब जन सेवा के उसमें आप आगे हो, जन सेवा के माध्यम में आगे हो, और इसी तरह समय देते रहिए, इसी तरह बच्चों को एजुकेट करते रहिए। आपका जो अनुभव है, आपका जो एक्सपीरियंस है, यही हमारे बच्चों का आगे फ्यूचर है, यही आगे उनको लेके जाएगा। इसी तरह सब पे आशीर्वाद बना के रखिए और अपना ऐसा खुलापन दे के रखिए और इसी तरह लोगों को प्यार करते रहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।